बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फलाक्षर भट्टू, एडवोकेट मुल्तान से। आज 9 मार्च 2022 बुध का दिन है और हम बात करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का ये जो इशू है, इसको डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौमी असम्बली का जो इजलास बुलाया जाना है उस पर बात करेंगे, और मेंबर पार्लियामेंट की जो डिस्क्वालिफिकेशन है आर्टिकल 63A के तहत वो डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं, क्योंकि बात करते हैं कौमी असम्बली के इजलास बुलाए जाने के हवाले से। इसको पाकिस्तान का जो आईन 1973 है उसकी आर्टिकल 54 की जो क्लास 3 है वो ये कहती है कि कौमी असम्बली की जो टोटल मेंबरशिप है उसका चौथाई जो मेंबर है वो इजलास बुलाने की दरखास्त दे सकते हैं। और जब दरखास्त आ जाए स्पीकर के पास तो उसके बाद स्पीकर 14 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुलाएगा। दरखास्त अब दरखास्त दे कौन सकता है? कौमी असम्बली के मेंबरान, और दरखास्त देने वालों की कम अज कम तादाद जो है वो कौमी असम्बली के टोटल मेंबरान का चौथाई मेंबरान होने चाहिए। और जब दरखास्त आ जाए स्पीकर के पास इजलास बुलाने के वाले से, तो फिर उसके बाद 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना स्पीकर के लिए लाजिम है। अब दूसरी बात करते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, यानी कि तहरीक अदम एतमाद की। उसको डील करती है आर्टिकल 95। जो आर्टिकल 95 है उसकी क्लास 1 कहती है कि कौन लोग हैं जो तहरीक अदम एतमाद की वजीर आजम के खिलाफ है कौमी असम्बली में पेश कर सकते हैं। उसमें यह बताया गया है कि जितनी कौमी असम्बली की टोटल मेंबरशिप है उसका कम अज कम 20% मेंबरान तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर सकते हैं। अब ये जब तहरीक पेश की जाएगी कौमी असम्बली के अंदर, तो उस पेश होने के 3 दिन बाद, लेकिन 7 दिन से ज्यादा देर ना हो, यानी कि तहरीक अदम एतमाद जब प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कौमी असम्बली में पेश हो जाएगी तो पेश होने के 3 दिन से पहले नहीं, यानी कि चौथे दिन या 5वें दिन या 6ठे दिन या 7वें दिन, इन दिनों में उसके ऊपर जो कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग होगी। अब इसके ऊपर जब वोटिंग होगी तो अगर उस तहरीक अदम एतमाद के हक में टोटल कौमी असम्बली के मेंबरान की अक्सरियत जो है, जिसको सादा अक्सरियत कह ले, वो उसके हक में, तहरीक के हक में वोट दे देती है, तो फिर उसके बाद वजीर आजम अपने ओहदे से हट जाएंगे। अब ये जो वोटिंग होनी है ये रूल्स के मुताबिक ओपन वोटिंग होनी है, सीक्रेट नहीं है। तो ये है उसका तरीकेकार तहरीक अदम एतमाद पेश करने का। और पेश होने के पेश होने के बाद 3 दिन से पहले नहीं, लेकिन 7 दिन से लेट नहीं, इसके ऊपर वोटिंग होगी। और कौमी असम्बली की टोटल मेंबर की अक्सरियत अगर उसके हक में, तहरीक के हक में वोट दे देती है तो वजीर आजम अपने ओहदे से हट जाएंगे। इसके साथ साथ एक आर्टिकल जो 63A है जिसको डिफेक्शन क्लास कहते हैं, ये आर्टिकल 63 जब आइन के अंदर 18वीं तरमीम हुई है तो उस 18वीं तरमीम के नतीजे में 2010 में ये
आर्टिकल 63A आइन के अंदर शामिल किया गया। और यह उस वक्त जरदारी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून की यह ख्वाहिश के ऊपर, ये उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर यह आर्टिकल 63A शामिल की गई। आर्टिकल 63A जो डिफेक्शन क्लॉज है वो ये कहती है कि अगर किसी पार्लिमानी पार्टी का कोई मेंबर अपनी पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट देता है या चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में वोट देता है या पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ तहरीक एतमाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट देता है या तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है या मनी बिल पास होने में वोट देता है या आइन में तरमीम होते वक्त वोट देता है, तो उस मेंबर के खिलाफ पार्टी हेड जो है उसको डिफेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी से डिफेक्टेड डिक्लेयर कर सकता है तहरीरी तौर पर, और उस डिक्लेरेशन की एक कॉपी वो स्पीकर को देगा, एक कॉपी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देगा और एक कॉपी उस मेंबर को भी भेजेगा पार्टी हेड जिसने पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ वोट दिया है। और पार्टी हेड उसको डिफेक्टेड करार देने से पहले यह आर्टिकल 63A ही कहता है कि उस मेंबर को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और उसको सुने जाने का मौका दिया जाएगा कि आपको हमने ये हदायत दी थी, आपने हमारी हदायत के खिलाफ वोट क्यों दिया है, लिहाजा आपको क्यों ना डिफेक्टेड करार दिया जाए। और उसके बाद ये जब डिक्लेरेशन पार्टी हेड उस मेंबर के खिलाफ स्पीकर को देगा तो स्पीकर उसको 2 दिन के अंदर अंदर उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देगा उसको नायल करार देने के लिए। अगर नहीं भी भेजता तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पहले कॉपी उसकी पहुंची हुई होती है तो वो 30 दिन के अंदर अंदर उसको नायल करार दे सकता है। अब इस डिफेक्शन क्लास के अंदर 6 मवाके हैं जिनके ऊपर कोई भी मेंबर अपने पार्लियामेंट पार्टी के पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ वोट अगर देगा तो 63A के तहत नायल होगा। नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन अगर हो रहा हो तो उसमें कोई मेंबर अपनी पार्टी हेड की खिलाफ हदायत के खिलाफ वोट देगा तो वो नायल हो जाएगा। दूसरा, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा हो और उसमें कोई भी मेंबर सूबाई असेंबली अपने पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ वोट देगा उस इलेक्शन में तो वो भी 63A के तहत नायल हो सकता है। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई भी मेंबर अपने पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ वोट देगा तो वो भी नायल हो सकता है 63A के तहत। अब इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है। यह भी 63A में लिखा हुआ है कि अगर कोई मेंबर कौमी असेंबली प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो और वो पार्टी हेड की हदायत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट दे करेगा तो वो भी 63A के तहत नायल हो सकता है। 5वां है, जब बजट पास हो रहा हो, बजट पास होने में जब वोटिंग होती है मेंबर्स की, उसमें भी अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी के हेड की हदायत के खिलाफ वोट देगा मनी बिल के हवाले से, वो भी नायल हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के आइन में तरमीम का कोई बिल कौमी असेंबली में हो, उसके ऊपर वोटिंग हो रही हो और पार्टी हेड की खिलाफ हदायत के खिलाफ कोई मेंबर वोट देगा तो वो भी इस बुनियाद पर 63A के तहत नायल हो सकता है। अब इस हवाले से जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रेजोल्यूशन है वो भी जमा हो गई है। इजलास बुलाए जाने की भी जो है रेजोल्यूशन वो भी स्पीकर के पास आ चुकी है। अब स्पीकर करारदाद इजलास बुलाए जाने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर वो इजलास बुला सकता है। जब इजलास बुलाया जाएगा तो फिर उसमें
अपोजिशन वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो उसके पास आई हुई है वो मूव करते हैं असेंबली के अंदर, तो मूव होने के 3 दिन बाद, लेकिन 7 दिन से पहले पहले, यानी कि चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन या 7वें दिन मूव होने के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो करारदाद है वोटिंग होगी। टोटल मेंबरशिप की अक्सरियत अगर उसके हक में वोट दे देगी तो वजीर आजम ओहदे से हट जाएंगे। अब ये तरीक अदम एतमाद अपोजिशन की है, इसको कामयाब करना, इसके हक में टोटल मेंबरशिप की सादा अक्सरियत के वोट इसके हक में होने, ये अपोजिशन की ड्यूटी है। टोटल मेंबरशिप जो है वो कौमी असेंबली की 342 है और उसकी जो सादा मेजॉरिटी बनती है 342 की, वो 172 बनती है। अगर अपोजिशन जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग हो रही हो उस दिन 172 मेंबर्स अपनी तहरीक के हक में वो वोट हाउस में उसके हक में ले आते हैं, तो देन तो वो तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कामयाब हो जाएगी। अगर 172 वोट उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद के हक में नहीं आते तो फिर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद फेल हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। तो ये इसकी सूरत-ए-हाल है। तो लिहाजा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करने की टोटल ड्यूटी अपोजिशन जमातों पर है कि वो इसको कामयाबी के लिए 172 मेंबर असेंबली में लाए और उसके हक में वोट दिलवाएं। तो इंशाल्लाह जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और पाकिस्तान की जीत होनी चाहिए, जो भी सूरत-ए-हाल हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा और पाकिस्तान की जीत अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ईमानदार और मुखलिस लीडरान के साथ होती है। वो अगर पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जीत है। अगर कोई ऐसे लीडरान जिनके खिलाफ संगीन किस्म के इल्जामात है, वो कभी भी पाकिस्तान को लीड नहीं कर सकते और ना ही उसमें पाकिस्तान की कामयाबी होती है। तो इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को ईमानदार, नेक, शफाफ और जिनके खिलाफ कोई इल्जामात नहीं है वही पाकिस्तान को लीड करें और वही पाकिस्तान की कौम को आगे ले जा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की सोच है, एक इंफरादी सोच है और एक इज्तिमाई सोच है। इंफरादी सोच हमेशा इस गिर्द घूमती है कि मुझे यह नुकसान हो गया, मादर कर यह नुकसान हो गया, मुझे यह फायदा नहीं पहुंचा, यानी उसकी सारी अपनी जात के साथ गिर्द घूमती है। इज्तिमाई सोच होती है उसमें उसकी जात, किसी शख्स की जात को नुकसान हो या फायदा हो, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत होती कि पाकिस्तान आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है या नहीं हो रही, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो रही है या नहीं हो रही, पाकिस्तान आने वाली जनरेशन के लिए क्या सोच रहा है। इस सोच को इज्तिमाई सोच कहते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इज्तिमाई सोच को ही कामयाबी होगी और इज्तिमाई सोच ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।